हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले वीडियो में 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक करा चुके थे। और आपने यदि इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 10 से 20 तक देखेंगे, जो हम बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और ये सारे जो प्रश्न इसमें दिया गया 10 से 20 तक, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए भी आया है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। यदि आपने 5.2 तक के सारी एक्सरसाइज को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी 5.3 प्रश्नावली के 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 11 नंबर प्रश्न कहता है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² कहता है। किसी एपी के प्रथम n पदों का योग यानी Sn, ऐसा मतलब n पदों तक का योग, कोई भी योग है, जैसे कि मान लीजिए हमें एक पद तक का योग निकालना तो हम n की जगह 1 डाल देंगे, मतलब n पदों तक का योग यानी Sn दिया गया हमें। तो इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए, यानी a ज्ञात करना हमें। प्रथम 2 पदों का योगफल ज्ञात करना यानी S2 हमें ज्ञात करना है। दूसरा पद क्या है यानी A2 निकालना है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए, यानी A3, A10 और Sn ज्ञात करना है। ठीक, एक चीज़ आप यहाँ पर याद करिए कि हम जब इंट्रोडक्शन और आप वीडियो बता रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि एक छोटा सा टिप्स बताए थे, कि उसमें टिप्स ये थे कि मतलब जैसे कोई भी मान लीजिए हमें कि निकालना है, मान लीजिए हमें यहाँ पर निकालना है क्या, हमें निकालना है S, जैसे हमें मान लीजिए हमें निकालना है A9 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्या करते थे, S9 में से S8 घटा देते थे। ये हम इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में समझा चुके हैं सही ढंग से कि यह कैसे होता है। यदि आपने वह वीडियो को भी नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। ठीक, और यहाँ हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है? दिया गया है कि n पदों तक का योग यानी Sn बराबर 4n-n²। ठीक, अब हम S1 निकाल लेते हैं, यानी प्रथम पद तक का योग। आप एक बात यहाँ पर जानिए, जैसे मान लीजिए कोई एपी है 3, 5, 7, 9 ऐसे करके एपी है, हमें कहता है S1 निकालने का। S1 मतलब एक पदों तक का योग यानी 3, S1 का मतलब 3 होगा और एक का ही मतलब तो 3 ही है। प्रथम पद बराबर होता है प्रथम पद का योगफल, यानी S1 बराबर A1 होता है, यानी S1 A1 के बराबर होता है। ठीक, क्योंकि उसमें कोई जुड़ता है नहीं, वो पहला ही होता है। ठीक, यहाँ S1 निकालने के लिए यहाँ पर n का जगह 1 डाल देंगे, 4 गुना 1 -1 का स्क्वायर, 4 - 1 बराबर 1। और S2 निकाल लेंगे, 4 गुना 2 -2 का स्क्वायर, 8 - 4 हो जाएगा 4। S1 हो जाएगा 3 और S2 हो जाएगा 4। और S1 को ही A1 लिख देंगे, नहीं A निकल देंगे, प्रथम पद निकल गया 3। ठीक, प्रथम पद 3। अब A2 निकालने के क्या करेंगे हम बता देंगे, जो निकालना कहेगा वही लिख देंगे, यानी S2 और उससे एक पीछे बार यानी S1 को घटा देंगे तो हमें A2 निकल जाएगा। ठीक, ये मतलब फार्मूला है एक तरीका से, वो हम इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो हम A2 निकालना है तो S2 - S1 करेंगे। S2 क्या है 4 - 3 1, यानी A2 निकल गया 1। ठीक, अब हमें क्या कहता है, अब यहाँ पर हमें कहता है S3 यानी प्रथम 3 पद तक का योगफल, देखिए प्रथम 2 पद तक का योगफल निकाल लिया। S2 निकल गया। हम कहता है दूसरा पद क्या है, A2 भी निकल गया। इसी प्रकार तीसरा पद हमें ज्ञात करना है, यानी हमें A3 ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या करेंगे, इसके सबसे पहले S3 निकालेंगे, क्योंकि हमें S2 पता है, इसे A3 बराबर S3 में से S3 निकालने के लिए n की जगह 3 लिख लेंगे, 4 गुना 3 3 का स्क्वायर, 12 - 9 3 हो गया यहाँ पर। अब A3 बराबर क्या फॉर्मूला पता थे, S3 - S2, S3 का मान 3 और -4 यानी -1, A3 का मान निकल गया -1। अब कहता है दसवां पद निकालने के क्या करेंगे, A10 बराबर होता है S10 - S9 करेंगे, यानी S10 और S9 हम निकाल लेंगे। यहाँ पर S10 और S9 निकाल, S10 क्या होगा, जहाँ n है वहाँ 10 रख देंगे, 4 गुना 10 - 10 का स्क्वायर, 40 - 100 -60 हो गया। S9 4 गुना 9 - 9 का स्क्वायर 36 - 81 यानी -45। अब A10 के लिए S10 - S9 -60 माइनस और -45, ये तो होगा फॉर्मूला, ये होगा जो निकालते माइनस प्लस, यहाँ हो गया तब 15 होगा, -15 निकल गया, यानी A10 का मान -15। अब कहता है AN ज्ञात करने के लिए, अब AN हमें ज्ञात करना है, इसके लिए क्या करेंगे, SN - SN - 1 करेंगे। यही तो हम सब में करते थे, जो हमें निकालना है वो सबसे पहले उसका योगफल ज्ञात करते हैं और फिर उससे
कम वाले योगफल को उसमें घटा देते थे। यहाँ पर भी मैं an निकाला तो SN निकालेंगे और उससे एक कम को उसमें घटा देंगे। SN हमें पता ही, इसलिए हम SN-1 निकालेंगे। SN-1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ n है वहाँ n-1 लिख देंगे। 4 गुना n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर। यहाँ गुना करेंगे 4n-4 माइनस b का होल स्क्वायर सूत्र लिखाएंगे n स्क्वायर माइनस 2n+1 जगह 4-4 और माइनस, यहाँ अब माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर निकालेंगे तो ये हल करेंगे तो निकल जाएगा 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5। अब हम an निकाल लेंगे। an निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अभी बताए थे, SN-1। SN का मान हमें दिया ही गया है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस SN-1 का यहाँ पर निकाले हैं। क्या लगाएंगे, माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ये n स्क्वायर कर जाएगा क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है। 4n में से 6 माइनस 6n जाएगा तो माइनस 2n और प्लस ये 5 का प्लस 5 ले जाएगा। इसे सीधा करके लिख देंगे 5 माइनस 2n। अब यहाँ जो कहता था वो सब निकल गया। पूछता था क्या, प्रथम पद हो गया 3, प्रथम 2 पदों का योगफल S2 हो गया 4, दूसरा पद A2 1 और तीसरा पद -1, प्रथम 3 पदों का योगफल 3, 10वां पद A10 बराबर -15 और 11वां पद निकल गया 5 माइनस 2n। ठीक, अब 11वां प्रश्न समझ गए। 12वां प्रश्न देखते हैं। अब वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब प्रश्न समझ में अच्छा लगेगा, इसे हम गारंटी देते हैं आपको। ठीक, 12वां प्रश्न कहता है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए। ताकि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक नहीं धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है जो 6 से भाग, यानी 40 जो ऐसी संख्या है जो धन में है उसका योग हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले जो विभाज्य उसकी सूची निकालेंगे, लिख लेंगे प्रथम 40 धन पूर्णांक की सूची जो 7 से विभाज्य, यहाँ लिख देंगे 6, 12, 18, यहाँ 40 पदों तक हमें जाना है, 40 पदों तक हमें जाना है। ठीक, यहाँ पर यह एक KP है क्योंकि इसका D बराबर, यहाँ पर भी देखिए 6 अंतर, यहाँ पर भी 6, जिसका A यानी प्रथम पद 6 है, D भी 6 है तथा N 40 क्योंकि हमें 40 पदों तक जाना है। अब S40 का सूत्र लगाएंगे। S से 40 का कहता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ पर n की जगह पर 40/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कटेगा तो 20 इंटू 2 गुना 6 प्लस यहाँ देखिए 40 में से 1 घटेगा तो 39 गुना डी का मान 6, 20 इंटू 6 दूनी 12 प्लस इसको गुना करेंगे 234 है, यानी 20 गुना हो गया 246, ये दोनों जुटेगा 246 बराबर 4920। इसका मतलब प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग यहाँ लिख देंगे। अतः ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग कितने ना है 4920 है जो 6 से विभाज्य है। ठीक, समझ गए, यही 12वां प्रश्न कहता था। और यदि आपको समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि हम इससे आगे भी प्रश्नावली को हम ठीक ढंग से समझा सके। और यदि आपने इससे पहले वाले नहीं देखा सभी चैप्टर को तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, हम मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। हम 13वां नंबर प्रश्न कहता है 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी कहता है कि 8 के 15 गुणज जिसे पहरा कहते हैं, 8 के जो प्रथम 15 गो पहरा है, जिस मतलब 15 गो जैसे 8, 16, 24, 32, फिर उसके बाद हो जाएगा 40, ऐसे करके 15 तक जाएंगे। फिर उसका हम क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। यहाँ पर भी लिख देंगे 8 के प्रथम 15 गुणज की सूची, यहाँ पर सूची निकालेंगे 8, 16, 24, 32 इसी तरह जाएगा 15 पदों तक। यहाँ 15 पदों तक यहाँ पर A का मान हो गया कितना 8 और D का मान 8 तथा n बराबर 15। यह भी एक KP है, ये हम शुरू में लिख देंगे। अब यहाँ पर भी S15 निकालेंगे 15/2 इंटू 2a प्लस 15 घटा 1 गुना D, 15/2 इंटू 2 गुना 8, यहाँ देखिए A का मान 8 है प्लस ये 15 में से देगा 14 गुना 8। अब इसके बाद देखते हैं 15/2 इंटू 8 16 प्लस 14 गुना 8 112, 15/2 गुना ये दोनों जुटेगा 128, यानी 15 गुना 64 960, यानी 8 के प्रथम 15 गुणज का योग कितना हो जाएगा 960। ठीक, ये समझ गए। ये दोनों प्रश्न हल्का ही था, इसमें सिर्फ उसका सूची निकाल के फिर हम योग निकालते सूत्र बैठा के। ठीक, अब कहता है 14वां प्रश्न, ये भी हल्का, यह भी उसी तरह का 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग है। कि 0 और 50 के बीच जितने भी विषम संख्या उनका हमें योग ज्ञात करना है। अब सबसे पहले इसका सूची लिख लेंगे 1, 3, 5, इसी तरह सबसे लास्ट यानी 50 तक जाएगा। 50 तो विषम संख्या नहीं है, उससे पहले 49 यानी 1 से शुरू होता है और 49 पर अंत होता है, यानी यह भी एक AP है जिसका सारवंतल 2 है। देखिए यहाँ पर 2 बन रहा है और जिसमें A बराबर यानी प्रथम पद A है और AN यानी अंतिम पद 49 है। अब यहाँ पर AN बराबर 49, इससे हम n निकालेंगे, A प्लस n-1 इंटू D बराबर 49, A का मान 1 जो n-1 इंटू D का मान 2 बराबर 49, n-1 इंटू 2 बराबर 49 घटाया n-1 बराबर 48/2 24 और ये एक इधर जाएगा 25, n का मान हो गया 25। अब हम SN निकालेंगे, S25 बराबर हो जाएगा 25/2 इंटू A प्लस AN।
क्योंकि हमें एन पता है, सूत्र लगा लेंगे। 25/2 इंटू एक का मूल्य कितना है 1 जोड़ एन का मूल्य कितना है 49। 25/2 गुना 50, 25/2 इंटू 50 हो जाएगा। 25/2 इंटू 50 यानी 625। ये कटेगा तो 625 यानी 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना हो गया 650। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि आपको हम 4 प्रश्न बता दिए, 11, 12, 13, 14। ठीक, अब ये 14, अब ये जो चारों प्रश्न था ये बिल्कुल आसान था, लेकिन 15 नंबर प्रश्न थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसका हल बिल्कुल आसान है। देखिए इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको हम छोटा कर देते हैं, इसको जरा समझिएगा क्या प्रश्न कहता है। ठीक, प्रश्न में कोई दम नहीं है, हम आपको अस्थिर से समझ कहता है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। कहता है कि कोई निर्माण मतलब कहीं घर बन रहा है, कुछ भी मकान बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, उससे जो संबंधित उसका जो कोई मतलब काम एक ठेका में ले लिया जाता है, कितना दिन पूरा कर देंगे, उसको एक मालिक रुपया देता है ताकि वह मालिक कह दिया कि हमें 5 तारीख तक काम पूरा चाहिए, लेकिन अगर 5 तारीख के विलम्ब मतलब उसके बाद अगर वह कार्य पूरा करेगा तो उसको जुर्माना लगेगा। जुर्माना किस तरह लगेगा ये हम देखते हैं। ताकि पहले दिन का जुर्माना 200, पहले दिन का जुर्माना कितना है, अगर वह 6 तारीख को कार्य पूरा करता है तो उसे 200 रुपया अधिक देना पड़ेगा। दूसरे दिन 250, यानी अगर 7 तारीख को वह पूरा करता है तो 250, यदि 8 तारीख को पूरा यानी तीसरा दिन पूरा करता है तो उससे 300। इसका मतलब क्या समझे कि एक एक दिन 50 रुपया बढ़ रहा है। यानी अगर वह 6 तारीख को यानी उसका यानी 6 तारीख तो उसका मतलब यह पहला दिन हो गया कार्य पूरा करने, कार्य विलम्ब पूरा करने, यानी उस यह 6वां दिन उसको 200 रुपया देना पड़ेगा, और जो 7वां दिन होगा उसे 50 रुपया अधिक, यानी 250, फिर 8वां तारीख को 300, फिर 9वां तारीख को 350, फिर 10वां तारीख को 400, इसी तरह बढ़ते जाएगा जितना दिन बाद वह कार्य पूरा करेगा। ठीक, इस तरह यानी अर्थात प्रत्येक उत्तोलन दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन का जुर्माना से 50 रुपया अधिक है। तो बताए 50 रुपया अधिक है न कि एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करना पड़ेगी यदि वह इस कार्य को और 30 दिन विलम्ब कार्य पूरा करता है। कहता है कि एक जो ठेकेदार उसे कितना रुपया देना पड़ेगा जब वह 30 दिन ज़्यादा रहता है कार्य में। जैसे मान लीजिए उसे अगर एक तारीख को काम पूरा करना हो तो वह 31 तारीख को काम पूरा करके देता है, यानी वह 30 दिन कार्य को विलम्ब पूरा कर रहा है, तो उसे कितना रुपया देना पड़ेगा जुर्माना के रूप में। ठीक, अब इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे निकालने के सबसे पहले हम लिख देंगे दिया है निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलम्ब से पूरा करने पर पहले दिन का यानी पहला दिन का 200, दूसरा दिन का 250, तीसरा दिन का 300। अब यहाँ संबंध संख्या की सूची निकाल लेंगे 200, 250, 300। यहाँ देखिए एपी बन रहा है जिसमें ये प्रथम पद 200 है और साल मंत्र 50 और 30 दिन, यानी 30 दिन तक लेगा, यानी 30 पदों तक जाएगा। यहाँ पर 30 पदों तक जाएगा, यानी 30 हो जाएगा, यानी एस बराबर नहीं एन बराबर 30 हो जाएगा, यानी 30 दिन का हमें जुर्माना निकालना है। यानी हम ST निकाल, यह एपी है 30 पदों तक जाता है, तो इन सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो उसका जुर्माना निकल जाएगा। इसलिए हम SN का सूत्र लगाएंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n - 2d। अब n की जगह 30/2 इंटू 2 गुना 200 आएगा, एक जगह पर 200 प्लस 30 घटा 1 गुना 50, 15, ये 2 से 30 घटेगा तो 15 इंटू 20 दूनी ये 200 दूनी 400 जोड़ ये घटेगा 29 गुना 50, 15 इंटू 400 जोड़ 1450 बराबर 400 गुना 1850, यानी 27,750 रुपया उसे देना पड़ेगा यदि वह 30 दिन कार्य विलम्ब पूरा करता है। तो लिख देंगे यदि ठेकेदार इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब कर देता है तो ठेकेदार को 27,750 रुपया देना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा जुर्माना के रूप में। हाँ लिख देगा जुर्माना के रूप में अदा करना पड़ेगा इतना रुपया। ठीक, समझ गए। ये प्रश्न बिल्कुल आसान था, सिर्फ देखने में बड़ा था, इसे आप एक बार समझ गए होंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। इसी तरह 16वां प्रश्न है, ये भी देखने में बड़ा है लेकिन ये भी बिल्कुल छोटा है। यहाँ देखिए, यहाँ प्रश्न को देखते हैं। ताकि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई। ताकि कोई भी स्कूल है वहाँ विद्यार्थियों को जो है वो पुरस्कार देना है समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए। कितना पुरस्कार देना है? 7 पुरस्कार देना है। अब वो 7 पुरस्कार के लिए 700 रुपया रखा गया, यानी 700 रुपया उस 7 पुरस्कार में खर्च करना है। ताकि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए कहता है कि
जो अगर जो पहला पुरस्कार है जो यहाँ पर प्रत्येक पुरस्कार है अपने से 20 रुपया कम है। जैसे मान लीजिए पहला पुरस्कार का दाम 200 रुपया है, तो इससे नीचे वाला पुरस्कार का दाम 180 रुपया, फिर इससे नीचे वाला पुरस्कार का दाम हो जाएगा 160 रुपया, फिर इससे नीचे वाला पुरस्कार का दाम 140 रुपया, यानी 20-20 रुपया कम होते जाता है। यही प्रश्न में कहता है। और 7 नगद पुरस्कार, अब सातों पुरस्कार का कितना रुपया दाम है ही हमें इस प्रश्न में निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, जो दिया है उसे लिख लेंगे। दिया है कुल नगद पुरस्कार की संख्या 7, यानी n का मान 7 दिया गया, और कुल राशि यानी SN हमें यहाँ पर दे दिया गया 7। यदि मान लीजिए हम मान लेते हैं कि यदि एक जो पहला पुरस्कार है उसका दाम जो है 100 रुपया है, तो दूसरा पुरस्कार का दाम 20 रुपया कम, यानी x में से 20 हो जाएगा। और उसके बाद कहेगा हमने निकाला चाहिए तीसरा का, तब हो जाएगा x में से 20 यानी x में 40 हो जाएगा। इसी तरह देखिए अगर यहाँ पर हम इसका समझ संख्या सूची लिखते हैं x में 20 x में 40, इसी तरह ये चलते जाएगा। तो यह देखिए AP बनता है, और यहाँ पर a बराबर x हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा -20। क्यों, कैसे, यहाँ पर x में 20 -x कर दीजिए तो यह जाएगा कट, यानी -20, d का मान -20 हो जाएगा, और यहाँ पर n का मान 7 दिया गया है। लिख लिए कि d बराबर -20 और S7 बराबर 700 में दिया गया है, SN का मान 700 दिया गया। यहाँ पर SN का सूत्र लगाएंगे, n/2 × 2a + n - 1 × d बराबर 700, n की जगह पर 7 2 × 2a + 7, n की जगह पर 7 - 1 × -20 बराबर 700। अब देखिए 7 से ये 700 तक को देंगे काट तो 100 बचेगा, या नीचे बटा 2 तो इधर गुना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2a + 6 × -20, यानी यहाँ हो जाएगा -120। यहाँ देखिए 2a - 120 बराबर 200, 2a बराबर 200 जो 120। ये देखिए ये जो था माइनस था इधर के प्लस, यानी 320 बन गया, और ये जो इधर गुणन था इधर के भाग बोल, यानी 320 बटा 2 यानी 160। ये जो पहला पुरस्कार का दाम है वो 160 रुपया। इसी तरह लिख देंगे सातों पुरस्कार पहला का दाम 160 है, अब उससे 20 कम हो जाएगा 200 यानी 140। अब तीसरा हो जाएगा 120, मतलब 20-20 कम करते जाइएगा, और चौथा 100, पाँचवा 80, और छठा 60, और सातवां 40। इसी तरह सातों पुरस्कार का दाम निकाल। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पहला पुरस्कार का मान ज्ञात, यानी पहला पुरस्कार का हमें मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर x मान थे, अगर हमें x का मान ज्ञात हो गया तो हम सारा निकाल लेंगे। यहाँ पर x का मान आ गया कितना, 160 रुपया। ठीक, समझ गए। अब देखते हैं 97वां प्रश्न। 97वां प्रश्न भी उसी तरह, यहाँ पर सभी 97, 98, 19 जो 20 प्रश्न ये सभी देखने में बड़ा है, लेकिन इसका हल बिल्कुल सिंपल। जैसे आप देख ही रहे हैं कि हम प्रश्न बना रहे हैं और इसका हल कितना छोटा, सिर्फ समझाने में जितना टाइम लग जाए। बता कि एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। कहता है कोई एक स्कूल है, उसमें जितने भी विद्यार्थी हैं, जैसे आप देख लें कि वायु प्रदूषण कितना बढ़ रहा है, इसी को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यहाँ पर समझिए इतना जो लाइन है यही समझने वाला है। ठीक, कहता है कि हमें निर्णय लिया गया, मतलब यह हम पर मतलब डिसाइड किया गया कि यह काम करना रहता है कि जितना भी प्रत्येक कक्षा है सभी कक्षा के बच्चा अपने कक्षा के बराबर संख्या में पेड़ लगाएंगे। अब यहाँ पर कहता है अनुभाग का मतलब सेक्शन समझिए, जैसे कि अगर ज़्यादा विद्यार्थी हो जाता है तो उसे सेक्शन में बांट दिया जाता है। कहता है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, जैसे मान लीजिए कि पहला कक्षा में 2 अनुभाग है, तो ये पहला कक्षा का 2 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। जैसे पहला कक्षा का मान लीजिए पहला कक्षा का ये है पहला अनुभाग और ये है दूसरा अनुभाग। ये है पहला कक्षा का तो ये 1 पेड़ लगाएगा, और ये भी है पहला कक्षा का तो ये भी 1 पेड़ लगाएगा, यानी अपने कक्षा के बराबर की संख्या के बराबर अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, समझ लिए कि कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इसी तरह कक्षा 4 का 1 अनुभाग 4 पेड़ लगाएगा। और कक्षा जो 1 का दूसरा अनुभाग है वो भी 1 ही पेड़ लगाएगा, क्योंकि वो कक्षा 1 का ही है। जितना कक्षा का होगा वह उतना ही कक्षा का पेड़ लगाएगा। कहता है और कहता है कि ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। कहता है इसमें सीधा समझिए इस स्कूल में 12 कक्षा है, 12 कक्षा तक ऐसा ही चलता रहेगा। यानी 12 कक्षा का पहला अनुभाग 3 पेड़ लगाए, नहीं 12 पेड़ लगाए, क्योंकि 12 ये कक्षा 12वां कक्षा अपनी कक्षा के बराबर, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। यानी पहला में भी 3 अनुभाग, ये होगा पहला, ये होगा दूसरा, ये है तीसरा। यानी ये 1 पेड़ लगाएगा, ये 1 पेड़ लगाएगा, ये भी 1 पेड़, क्योंकि ये पहला कक्षा का, इसका मतलब ये जो पहला कक्षा इन तीनों पहला कक्षा 3 पेड़ लगाएगा। ठीक, समझ गए। अब इसी तरह जो दूसरा कक्षा होगा वो भी इसी तरह पेड़ लगाएगा।
अपनी संख्या के बराबर। ठीक, यहाँ आप देख लेते हैं कि किस तरह यह AP में से लाएंगे। यहाँ लिख देंगे प्रथम कक्षा के 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ की संख्या 1 गुना 3 हो जाएगा। जैसे हम बताया कि 3 लगाए, और दूसरी कक्षा के 3 अनुभाग द्वारा ये 2 पेड़ लगाएगा, नहीं 2 गुना 3, और तीसरा कक्षा 3 गुना 3, क्योंकि 3 पेड़ लगाएगा 9, फिर जो चौथा वो 4 गुना 3 12 पेड़ लगाएगा। ठीक, समझ गए। अब यहाँ पर लिख लेंगे संबंध संख्या की सूची। इसके पहले यहाँ पर एक कम कर लेंगे कि 12वां कक्षा अगर हम यहाँ पर AN निकालेंगे, 12वें कक्षा के 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ की संख्या, 12वां जो कक्षा होगा वह कितना लगाएगा, यानी 3 गुना 12 36 लगाएगा, क्योंकि वो 12वां कक्षा हुआ 12 पे लगाएगा, उसमें 3 अनुभाग 12 गुना 3 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझ सकेंगे सूची निकालेंगे 3 6 9 और अंतिम पद 36 है। यहाँ पर देखिए ये AP बन रहा है, क्योंकि इसका सार बनता है 3 3 बढ़ रहा है। ये हम लिख रहे हैं जिसका A बराबर नहीं, प्रथम पर 3 है, सार मंत्र भी 3 है, और AN 36 है। अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, यहाँ पर N बराबर 12 यानी कक्षा की संख्या 12 है। अब यहाँ S 12 का सूत्र लगाएंगे N/2 × A + AN, क्योंकि हमें यहाँ AN पता है हमें, तो 12/2 × 6 × 3 + 6 6 गुना 234 फिर इन जो इस स्कूल में 234 पेड़ लगे लेते हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 234 होगी, यानी कुल जो बचा होगा सभी मिला के 234 पेड़ लगाएंगे। ठीक, समझ गया। ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान था, सिर्फ देखने में बड़ा लगता था, क्वेश्चन बिल्कुल आसान, सभी प्रश्न जो है इसमें सब आसान है। ठीक, आप समझिएगा। यहाँ पर 8वां प्रश्न कहता है केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 1.5 1.5 1.0.5 2 यानी 0.5 बारे बढ़ रहा है। 12 उत्तरार्ध अर्धवृत्तों को एक खींचकर एक सर्पिल बनाएगा, जैसा कि आकृति में दर्शाएगा। यहाँ पर हम आकृति नहीं रहे हैं, यहाँ पर आप आकृति देख, ऐसे आकृति बनता जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, हम यहाँ पर आकृति बना देंगे यहाँ पर, ताकि केंद्र A से प्रारंभ, इससे यहाँ पर मान लीजिए ये केंद्र A होगा। ठीक, केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्र A से B, ये B होगा, यहाँ से ये घूमा। ठीक, के लेते हुए ये जो तिलजिया ये 0.5 का तिलजिया। अब इसके बाद कहता है कि 1.0 का तिलजिया, यानी इससे यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी 1.0 का तिलजिया आ रहा। फिर इससे बाद रहेगा 1.3 का तिलजिया, यानी यहाँ पर ही बढ़ जाएगा, यानी 1.3 का, यानी यहाँ पर तिलजिया। फिर इसके बाद 2.0 यानी 0.5 बढ़ से फिर इसके बाद रहेगा 2.5 का तिलजिया लेगा, फिर इसके बाद 3 का तिलजिया लेगा, इसी तरह बढ़ते जाएगा, यानी यह सर्पिल बन रहा है। ठीक, अब कहता है सर्पिल बना है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, आकृति नहीं आए हैं। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 13 अर्धवृत्त बनाता है, कितना 13 अर्धवृत्त, इसी तरह बनाते बनाते जाएगा 13 अर्धवृत्त बनाएगा। अब यहाँ दे दिया यहाँ पर कि पाई बराबर 22/7 लीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए ये है चित्र, यहाँ पर हम बना देते हैं किसी भी तरह चित्र, ये एक चित्र होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको एक चीज़ दिखा, देखिए ये तो इतना अर्धवृत्त बना, ये क्या है, ये है अर्धवृत्त। हमें सर्पिल की लंबाई ज्ञात करना है, यानी हम अगर इस अर्धवृत्त की लंबाई ज्ञात कर ले, फिर इसके बाद इस अर्धवृत्त की लंबाई ज्ञात कर ले, फिर इसके बाद ये जो अर्धवृत्त है इसकी लंबाई ज्ञात कर लें। इसी तरह हम अगर सब अर्धवृत्त की लंबाई ज्ञात कर ले तो हमें इस पूरे जो सर्पिल इसकी लंबाई ज्ञात हो जाती है। और हमें अर्धवृत्त की लंबाई का सूत्र आप जानते होंगे कि πr होता है, अर्धवृत्त की लंबाई का सूत्र होता है πr। ठीक, अब यहाँ जो पहला है, यानी पहला जो यहाँ पर L1 है, पहला अर्धवृत्त का जो नाम है वो L1 है, यानी पहला अर्धवृत्त की लंबाई हो जाएगा 0.5 पाई, और दूसरा जो होगा उसका लंबाई हो जाएगा पाई, और तीसरा होगा उसका लंबाई हो जाएगा 1.5 पाई, और जो चौथा होगा उसका लंबाई हो जाएगा 2 पाई। इसी तरह जो 13वां हो गया, यानी 13 कता, यानी जो L13 होगा उसकी लंबाई हो जाएगा पाई गुने क्या हो जाएगा, हम पाई गुने यहाँ पर निकालने के लिए हमें इसकी तिलजिया चाहिए, हमें तिलजिया नहीं यहाँ पर दिया गया, इसलिए हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते। ठीक, यहाँ लिख देंगे 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने सर्पिल की कुल लंबाई 0.5 पाई, 1.5 पाई, इसी तरह 13 पदों तक जाएगा। यह भी एक AP है जिसका सार मंत्र 0.5 पाई नहीं 0.5 है, यहाँ लिख देंगे ये बराबर 0.5 पाई, देखिए पहला पद है, और डी बराबर घटा देंगे दूसरा में से पहला, तो 0 निकल जाएगा 0.5 पाई, और n का मान 13, यानी 13 पदों तक हमें जाना है। ठीक, यहाँ पर अब हमें कहता है S13 का मान, तो हम निकालेंगे सूत्र लगा के n/2 × 2 + 1 × d। यहाँ n का मान 13 2 × 2 गुना 0.5 पाई प्लस 13 घटा 1 गुना 0.5 पाई, 13/2 × पाई। हाँ, ये दोनों गुना होगा, 0.5 को 2 से गुना करेंगे, ये इसको पॉइंट हो जाएगा 10, और 2 से 5 का करेंगे तो ये 5 उड़ जाएगा, 1 बचेगा। 1 पाई जोड़ 12 घटेगा तो 12 गुना 0.5 पाई, 13/2 × पाई गुना 6 पाई बराबर 13/2 गुने
7 पर जुटेगा 7 पर होता है कि पाई का मान लीजिए कितना 22/7। यहाँ पाई का मान 22/7 लिए 13 2 गुना 7 गुना 22/7। ये देखिए 7 7 गया कट, अब 2 से 11 यानी 13 गुना 11 143। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि 13 क्रमागत अल्फबेट से बने सल्फेट की कुल लंबाई कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। हम एक बार 18 प्रश्न समझ 18 नंबर तक प्रश्न जो है वो बता दिए, यानी 8 प्रश्न बता दिए इस वीडियो में। जब आपको समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। अब यहाँ देखते हैं अगला प्रश्न क्या है 19 नंबर। कहता है कि 200 लट्ठों की ढेली के रूप में, कहता है कि 200 लट्ठों को ढेली के रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। 200 लट्ठा तो जो गाछ को काटा जाता है वो जो बीच वाला भाग तो उसे कहते हैं शायद लट्ठा, जिससे चौकी या सब बनता है, टेबुल वो सब बनता है। 200 लट्ठों की ढेली के रूप में 200 जो लट्ठा है, इसी तरह 200 लट्ठा इसको एक ढेली के रूप में जमा किया जाता है। आपको पता है इस प्रकार लिखा जाता है कि सबसे निचले वाले पंक्ति में 20 लट्ठा है। कहता है जो सबसे नीचे है उसमें 20 लट्ठा है। आपकी किताब में चित्र भी दिया गया, वहाँ देख सकते हैं ताकि 20 लट्ठा है। उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठा है, मतलब एक एक लट्ठा घटते जाता है। उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठा, मतलब एक एक लट्ठा घटते जाता है। ठीक, ये 200 लट्ठों कितनी पंक्ति में लिखेगा। कहता है अगर इसी तरह हम लिखें तो ये कितनी पंक्ति में लिखा जाएगा, तथा सबसे जो ऊपर वाला पंक्ति होगा उसमें कितना लट्ठा होगा। ठीक, ये हमें निकालना है। लिख लेंगे सबसे पहले कुल लट्ठों की संख्या, यानी हमें एसएन का मान दिया गया 200। सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 यानी ए का मान हो गया 20, और उससे अगली वाली पंक्ति में 19 यानी ए 2 का मान, फिर उससे अगली में 18 यानी ए 3 का मान। यहाँ सबसे पहले सम संख्या सूची निकाल लेंगे। 20 18 ऐसे इसी तरह 17 16 चलते जाएगा। यहाँ देखिए यह ए पी है क्योंकि सार मंथन एक एक है, जिसमें ए बराबर प्रथम पद देखिए 20 है और डी बराबर -1 है, क्योंकि 19 में से 20 घटता है इसलिए -1 हो जाएगा। और एस एन का मान 200, एस एन का सूत्र लगाएंगे n/2 प्लस n-1 इंटू डी बराबर 200। और ये 2 को अगर इधर भेज देंगे तो 200 गुना 2 यानी 400 हो जाएगा। n इंटू 2 गुना 20 प्लस n-1 इंटू -1 n इंटू 40। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस हो जाएगा -n। अब यहाँ पर -+1 बराबर 400। अब यहाँ देखिए 40n अगर गुना करेंगे तो n इंटू देखिए यहाँ पर 40 1 41 n इंटू 41 -n बराबर 400। अब ये गुना का 41 n स्क्वायर -400 बराबर 0। अब यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि n स्क्वायर को हमें प्लस बनाना, n स्क्वायर में 41 n प्लस 400 बराबर 0। अब ये देखिए यहाँ पर ये समीकरण निकल के चला है। अब इस समीकरण को हल कर लेंगे गुणनखंड विधि से। आप चाहे तो कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक, ये 25 16 में टूटेगा, n स्क्वायर -25n -16n प्लस 400 बराबर 0। अब n कॉमन ले लेंगे तो n -25 -16 इंटू n -25 बराबर 0। अब इन पुला में n -25 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n -16 बराबर 0। अब स्थिति 1 में इसके बराबर 0, स्थिति 2 में उसके बराबर 0, यानी यहाँ पर से n का मान 25 और n का मान 16 निकल गया। इसका मतलब जो पंक्ति की संख्या 25 या 16 होगी, यही दोनों में इसको कोई भी होगा, 25 या 16 होगा। ठीक, यदि पंक्ति की संख्या 25 होगी तो सबसे ऊपर में जो पंक्ति होगा उसमें मतलब an का हमें मान निकालना। यहाँ से an का मान निकालेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, यानी 20 प्लस 25 -1 गुना -1। अब ये n का मान यहाँ 25 रखें तो 25 -1 इंटू -1 यानी 20 प्लस 24 गुना -1 यानी 20 -24, ये -4 निकाला। अब बताइए कि लट्ठा की संख्या माइनस में हो सकती है, इसलिए यह ओमान है। यानी पंक्ति की संख्या 16 है, ये 16 पंक्ति है और सबसे ऊपरी वाले पंक्ति में यानी an का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5। यानी पंक्ति की संख्या 16 है और सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठा है। सबसे ऊपर जो पंक्ति है उसमें 5 लट्ठा है। ठीक, समझ गए। ये प्रश्न कहता था कि पंक्ति की संख्या कितनी पंक्ति में से लिखा जा सकता है, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितना होगा। सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 5 होगा और पंक्ति की संख्या 16 होगा। ठीक, अब सबसे लास्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही इसका हल्का आंसर है और हल्का समझना है। एक बार समझिएगा इसे ध्यान से, यहाँ से देखिएगा ताकि एक आलू दौल में कोई आलू दौल हो रहा है, उसमें प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई। प्रारंभिक मतलब यहाँ से जहाँ से चला जाता है, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर रखे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर हम बताते हैं आपको, यहाँ पर देखिएगा कहता है कि ये मान लीजिए प्रारंभिक स्थान है, ये प्रारंभिक स्थान है। ठीक, ये प्रारंभिक स्थान है, ये हो गया दौड़ने वाला। ठीक, यहाँ पर पहला आलू रखा है, यहाँ पर पहला आलू रखा है, यहाँ पर दूसरा आलू रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, जो पहला आलू है वह जो ये 5 मीटर की दूरी पर रखा, पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर रखा गया। यहाँ कहता है कि पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर रखा गया था, अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रख दिया जाता। और ये सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर, उससे आगे वाला सब 3-3 मीटर, ये भी 3 मीटर, इससे जो आगे है यहाँ पर ये सब आलू जो है ये
ये 3-3 मीटर की दूरी पर, ये भी 3 मीटर, ये भी। और इसी तरह 10 आलू है, इसी तरह कितना आलू है, 10 आलू है। अब इसी तरह यहाँ पर चलते रहता है, 10 आलू तक है। पहला जो आलू है वो 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है, और उसके बाद वाले सभी आलू 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, सब आलू 3-3 मीटर। सिर्फ पहला जो आलू है वह 5 मीटर की दूरी पर रखा गया। उसके बाद कहता है रखा गया है, कहता है इस लेखा पर 10 आलू रखा गया है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, ताकि जो यहाँ पर जो प्रतियोगी है, जो यहाँ पर भाग ले रहा है, वो जाता है, ठीक। पहला आलू को उठाकर ये फिर बाल्टी में लगता है, फिर ये दौड़ कर जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर इसे उठाकर यहाँ पर लगता है, ठीक। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, दूसरा आलू जो उसे उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डाल दी, और ऐसा तब तक करती है जब तक यह 10 आलू को उठाकर बाल्टी में न डाल। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यहाँ पर समझिए। ताकि वो जाएगा यहाँ पर पहला आलू उठाकर फिर बाल्टी में रखेगा, फिर यहाँ से जाएगा दौड़ कर, फिर दूसरा आलू उठाकर यहाँ पर रखेगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ तीसरा आलू उठाकर रखेगा। यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर दूरी किस तरह से दौड़ी गई, यहाँ समझिए। यहाँ जो है, यहाँ पर ये ऐसे हम मान लीजिए, यहाँ पर ये पहला बाल गया, यानी यहाँ पर 5 मीटर दौड़ा, फिर आया, यानी 2 बार से दौड़ना पड़ा, 2 गुना 5। पहला आलू उठाने के लिए उसे 10 मीटर दौड़ना पड़ा, और दूसरा आलू उठाने के लिए उसे कितना, 5 जोड़ 3। ये सिर्फ जाने में लगा, अब 2 गुना, यानी आने में भी समय लगा, यानी 2 गुना 8 यानी 16। दूसरा आलू उठाने के लिए 16 मीटर दौड़ना पड़ा, और तीसरा आलू उठाने के लिए उसे कितना दौड़ना पड़ा, 2। दूसरा आलू उठाने के लिए उसे 5 जोड़ 3। अभी ये सिर्फ जाने में लगा, फिर आने में से 2 से गुना, यानी 5 3 8 3 11 गुना 2 यानी 22 मीटर दौड़ना पड़ा। पहला आलू उठाने के लिए उसे 8 मीटर दौड़ना पड़ा, दूसरा आलू उठाने के लिए उसे 16 मीटर, और तीसरा आलू उठाने के लिए उसे 22 मीटर दौड़ना पड़ा, ठीक। अब इसी तरह यहाँ पर देखिए एक एपी बनाएगा, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ पर लिखा है, एक आलू दौड़ में प्रतियोगी द्वारा पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी 2 गुना 5। अब समझाइए कैसे हुआ। और दूसरा आलू दौड़ने में, दूसरा आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी 2 × 5 + 3 16 मीटर, और तीसरा आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी 2 × 5 + 3 + 3 यानी 22 मीटर। अब हम सम संख्या की सूची निकाल लेंगे। 10 16 22, इसी तरह 10 पदों तक जाएगा। यह देखिए एपी बना है, क्योंकि सार में तो 6 है, जिसमें ए बराबर 10, यानी पहला जो 10 है, और डी यानी 6 और एन बराबर 10, 10 पदों तक जाना। अब S10 का मोल निकालेंगे तो हमें तय की गई दूरी पता चल जाए, ठीक। S10 के लिए सूत्र लगाएंगे n/2 × 2 अपने साइड में 100 × d। अब यहाँ n का मान 10 × 10/2 × 2 गुना 10 + 10 गुना 1 गुना 6। अब ये कटेगा तो 5 × 20 + 9 गुना 6 यानी 5 × 20 + 24 यानी 5 गुना 74 हो जाएगा कितना, 370, यानी 370 मीटर उसे दौड़ना पड़ेगा, लिख देंगे। 28 में प्रतियोगी को कुल 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर आप देखें कि हम यहाँ पर 10 से 20 नंबर तक प्रश्न करा चुके थे, और ये 10 से जो 14 प्रश्न था ये बिल्कुल आसान प्रश्न था, लेकिन जो 15 से 20 प्रश्न था ये सिर्फ क्वेश्चन वाला था, इसका आंसर बिल्कुल हल्का था, ठीक। और हमें आशा है कि आप यह सारे प्रश्नों को समझ गए होंगे, जो 10 से 20 तक सारे प्रश्न बता समझ गए होंगे। यदि आप समझे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपने इससे पहले बार सभी वीडियो को नहीं देखा तो आप इसमें जाके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।